साल था 200। फ्रांस कंट्री के अंदर एक गांव था जिसका नाम आसे था। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसे जेवियर बिटोन के नाम से सभी लोग जानते थे और इनकी वाइफ जो थी वो कैप्स बना करके बेचा करती थी। अब साल 1821 में इनके यहाँ एक लड़के का जन्म होता है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इस लड़के ने अपनी पढ़ाई पूरी करने की बजाय अपने पिता के साथ खेती में काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर साल 1831 में इस लड़के की मां की डेथ हो जाती है और इस समय इस लड़के की एज करीब 10 साल की थी। कुछ समय के बाद इस लड़के के पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। इस लड़के की जो सौतेली माँ होती है वो इस लड़के को बहुत ज्यादा परेशान करती है। करीब 3 से 4 साल तक ये लड़का अपनी सौतेली माँ का टॉर्चर सहता है और इन सब में इसके पिता कुछ भी नहीं कहते। फिर साल 1835 में जब इस लड़के की एज 13 साल की थी, आधी रात को बिना किसी को बताए ये लड़का पेरिस की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि उस दौर में पेरिस में बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी थी। अब इस लड़के के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसके गाँव से पेरिस जो था वो करीब 292 किलोमीटर दूर था। इतना लंबा रास्ता तय करने के लिए उसके पास एक भी पैसा नहीं था, तो वो पूरा रास्ता पैदल ही तय करने की ठान लेता है और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। अब इस पूरे रास्ते में बीच बीच में कुछ गांव पड़े, उन्हीं गांव में रुक कर के काम वगैरह किया करता था, फिर उन्हीं पैसों से खाना खाया करता था और जब आराम करने की बारी आती थी तो कहीं रास्ते में या फिर जंगल में ही सो जाता था। इस लड़के को ऐसे करते करते 2 साल बीत जाते हैं। फिर साल 1837 में ये लड़का पेरिस पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद ये लड़का अपने लिए काम ढूंढने लगता है जिससे कि उसके खाने वगैरह कपड़े वगैरह का इंतजाम हो सके और उसी टाइम पे मोंसियर नाम का एक क्राफ्टमैन अपने लिए एक हेल्पर ढूंढ रहा था वहीं पे। अब ये लड़का काम मांगते मांगते मोंसियर के पास पहुंच जाता है और मोंसियर जो था इस लड़के को बड़े आराम से काम पर रख लेता है। ये लड़का मोंसियर के पास करीब 16 साल तक काम करता है। अब ये लड़का बॉक्स बनाने में इतना एक्सपर्ट हो गया था कि मोंसियर की शॉप पर आने वाले 95% कस्टमर इस लड़के से ही बॉक्स बनवाना प्रेफर करते थे और बहुत सारे लोग इन्हें जानने भी लगे थे। अब इस लड़के की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। फ्रांस के एम्पायर नेपोलियन द थर्ड, इनकी वाइफ यूगिनी, इनको इस लड़के का काम बहुत पसंद आ गया था, तो इन्होंने इस लड़के को पर्सनल बॉक्स मेकर के तौर पर अपने पास रख लिया था। अब यहाँ से ये लड़का रिच लोगों के ग्रुप में पहुँच जाता है। अब इस लड़के के संपर्क में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे हाई सोसाइटी से थे। फिर साल 1854 में 22 अप्रैल को ये लड़का शादी कर लेता है। शादी करने के कुछ समय बाद ये लड़का खुद की एक शॉप खोलता है और वहीं पास की एक सोसाइटी में रहने लगता है। इसने अपनी शॉप में कुछ एम्प्लॉइज को रखा था बॉक्स बनाने के लिए, जिसकी वजह से बॉक्सों की सेलिंग डाउन हो जाती है और साथ ही बॉक्सों की क्वालिटी भी गिरी थी। बहुत सारी कंप्लेंट आने की वजह से इस लड़के ने साल 1858 में दूसरी जगह खुद से ही बॉक्स यानी कि ट्रंक्स बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। फिर अगले ट्रंक्स मेकिंग में इस लड़के ने छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व किया, यानी कि उस समय ट्रेवल के टाइम पे ये जो बॉक्स यूज किया जा रहा था इसमें इन्होंने एक चीज नोटिस की थी। उस समय पहली बार ट्रेन आई थी पेरिस में, तो ज्यादातर लोग जो थे वो ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में। उनके साथ में जो बॉक्स हुआ करते थे उनकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। तो इस लड़के ने उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए पूरे बॉक्स की डिजाइन से लेकर क्वालिटी तक सब कुछ बदल दिया और जो बॉक्स इस लड़के ने बनाया था वो बॉक्स लोगों को बहुत पसंद आया और बॉक्स का नाम रखा गया स्टीमर ट्रंक। थोड़े से ही समय के अंदर इस लड़के के जो बॉक्स थे रेक्टेंगुलर वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे और साथ में ये लड़का भी जिसका नाम था लुई बिटॉन। अब साल 1859 आते आते एलवी के ट्रंक्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एलवी जो थे वो ज्यादातर रिच लोगों को ही टारगेट करते थे। एलवी का मानना था कि रिच लोगों की जरूरत पूरी कर दो तो उनसे मुंह मांगी कीमत मिल सकती है और एलवी ने यही फॉर्मूला अपने बिजनेस पर यूज किया था। अब इसके बाद लुई विटॉन एक और चीज करते हैं। उस टाइम पे फीमेल्स जो थी वो बैग यूज नहीं किया करती थी भारी होने की वजह से, तो लुई विटॉन ने कैनविस की सहायता से कम वेट वाले स्टाइलिश बैग निकाल दिए और इन बैग्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड थी उस समय। इन नए नए आइडियाज की वजह से साल 1867 में लुई विटॉन को एक ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था। आफ्टर 2 इयर्स साल 1869 में जब सुइस कनाल की ओपनिंग इवेंट पर जब लुई विटॉन के ट्रंक्स और ट्रेवल बॉक्स को लेकर लोग वहां गए थे तो उनकी झलक अलग ही दिखाई दी। जब और लोगों ने भी उनके बॉक्सों को देखा तो यहाँ से एलवी इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो गया। एलवी के बैग्स को खरीदने के लिए बड़े बड़े लोग
फ्रांस में आने लगे। इजिप्ट के वाइस रॉय भी फ्रांस गए थे एलवी के बैग लेने के लिए और इंडिया के राजाओं को भी एलवीज के बैग बहुत पसंद आए थे। कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह को एलवी के बैग इतने पसंद आए कि उन्होंने अलग अलग 60 ट्रंक्स ऑर्डर कर दिए थे। तलवार के लिए अलग, कपड़ों के लिए अलग, हर चीज के लिए अलग अलग। ऐसे ही इंडिया के और भी राजाओं ने एलवी के ट्रंक्स को मंगवाया। अब इसके बाद फ्रैंको प्रूसियर वॉर की वजह से साल 1870 में लुई विटॉन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि लुई विटॉन को अपनी शॉप के साथ सामान वगैरह सब कुछ छोड़ के एसनेर्स में और भी लोगों के साथ एक कैंप्स में शिफ्ट होना पड़ता है। और इस वॉर में लुई विटॉन ने जो कुछ भी बनाया था, शॉप से लेकर सामान तक जितनी भी सारी चीजें बनाई थी, वो सब खराब हो जाती हैं। अब साल 1871 में जाके वॉर खत्म होती है और लुई विटॉन के पास कुछ भी नहीं होता है। इनके पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे। वॉर की वजह से जमीनें बहुत सस्ती हो गई थी। उसी पर्टिकुलर टाइम पे इन्होंने एक अच्छी जगह पर एक शॉप ली और अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट किया। शॉप अच्छी जगह होने की वजह से लुई विटॉन का जो बिजनेस था वो बहुत ही कम टाइम में फिर से चल पड़ा। लुई विटॉन के बेटे जॉर्ज विटॉन ने एक सलाह दी उनको कि अपना बिजनेस हमें लंदन में भी स्टार्ट करना चाहिए। और उसी पर्टिकुलर टाइम पे लियो विटॉन के बेटे लंदन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आए थे। तो साल 1885 में पिता और बेटे दोनों मिलकर के लंदन में भी एलवी का एक स्टोर खोल देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि छोटे छोटे बॉक्स मेकर जो थे वो एलवी के डुप्लीकेट बॉक्स बनाने लगे, जिसकी वजह से एलवी के प्रोडक्ट की सेलिंग डाउन होने लगी। अब इन दोनों ने अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंज करने की सोची। जॉर्ज विटॉन ने कहा कि पिताजी कुछ ऐसा चेंज किया जाए अपने प्रोडक्ट में कि कोई दूसरा ना कर सके। तो उन दोनों ने बॉक्स की छोटी से छोटी चीज को अच्छी तरह से वेरीफाई किया और फिर जॉर्ज विटॉन ने लॉकिंग सिस्टम पर फोकस किया, क्योंकि पहले बॉक्स में जो लॉक थे उन्हें चोर आराम से तोड़ सकते थे। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एलवी ने टम्पलर लॉक को ऐड किया। इस लॉक में मल्टी पिन टम्पलर को यूज किया गया था, जिसमें हर पिन को सही जगह पर सेट करके ही खोला जा सकता था, जो कि चोरों के बस के बाहर की बात थी। जॉर्ज ने मार्केट करने के लिए न्यूज के फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल पब्लिश करवा के अमेरिकन एस्केप्स आर्टिस्ट हैरी हुडीनी जो थे उन्हें चैलेंज किया कि एलवी के बॉक्स का जो लॉक है उसे तोड़ के या खोल के दिखाएं। लेकिन हुडीनी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब इसके बाद एलवी के बॉक्स की सेलिंग फिर से बढ़ गई। एलवी के बैग फिर से बिकने लगे। एलवी का बैग इस लॉक की वजह से इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि साल 1889 में लुई विटॉन ने पेरिस में एक गोल्ड मेडल भी जीता था। अब एलवी यहाँ से हर एक बैग में इम्प्रूवमेंट करने लगे। लॉक के साथ साथ ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो रिच लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गए। अब साल 1892 में 27 फरवरी को इसी साल कैटलॉग लॉन्च किया था अमीरों के लिए इन्होंने, और इसी साल लुई विटॉन की डेथ हो जाती है। अब पिता की डेथ के एक साल के बाद साल 1993 में जॉर्ज अपने बिजनेस को यूएस के शिकागो में हो रहे वर्ल्ड फेयर में लेके जाते हैं। तो वहाँ पे इनकी मुलाकात जेपी मॉर्गन से होती है और इन्होंने अगले दिन ही जॉन वाना मेकर से बात करके उनको एग्री कर लिया कि उनके यूएस स्टोर में एलवी के बैग सेल किए जाएंगे। तो इस तरीके से यूएस में पहली बार एलवी के बैग सेल होने लगे। अब इसके बाद साल 1896 में मोनोग्राम कैनवस डिजाइन लॉन्च कर दिया, जिसमें इन्होंने क्वार्टर फॉइल्स और साथ में फूलों की डिजाइन और एलवी के इनिशियल्स का यूज करके सबसे अलग और बढ़िया डिजाइन बनाई, जो आपने एलवी के ब्रांड्स पर देखा होगा। जॉर्ज ने ये जो एलवी का डिजाइन बनाया था उसको साल 1905 21 मार्च को नेशनल ऑफिस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से ट्रेडमार्क करवा लिया था। अब इसके बाद साल 1936 में जॉर्ज विटॉन की भी डेथ हो जाती है। अब जॉर्ज विटॉन के बेटे गैस्टन लुई विटॉन एलवी के बिजनेस को संभालते हैं, और जब इनकी बारी आती है बिजनेस को संभालने की तो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण दोबारा से एलवी की सेल्स गिर जाती है। जर्मनी से नाजी गवर्नमेंट ने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया था और फ्रांस के ऊपर अपनी पपट गवर्नमेंट को बैठा दिया था, और फ्रांस के सारे बिजनेसमैन नाजी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। इसलिए उन सब के बिजनेस बंद हो गए थे सिवाय लुई विटॉन के, क्योंकि लुई विटॉन ने पपट गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिया था। और इसी के साथ एक और बिजनेसमैन था, उसने भी हाथ मिला लिया था इसी गवर्नमेंट के साथ। और जब वॉर बाद में खत्म हो गई, जर्मनी की हार हो गई, तो फिर बाद में फ्रांस के लोगों ने एलवी का खुल के विरोध किया, जिसकी वजह से एलवी की जो रेपुटेशन थी वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। लेकिन बाद में बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ ली थी एलवी ने बिकॉज ऑफ नाजी गवर्नमेंट, क्योंकि एलवी को एडवांटेज था नाजी गवर्नमेंट का। और इसी टाइम पे एलवी ने रिच लोगों के लिए सेपरेट प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कार के लिए अलग थे, घर के लिए अलग थे, और साथ में मिनी बार के लिए। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग बनाए थे। अब कुछ समय के बाद साल 1970 में गैस्टन लुई विटॉन जो थे
उनकी भी डेथ हो जाती है। अब गैस्टन बिटॉन की डेथ के बाद इनके किसी भी बच्चे को कोई आइडिया नहीं था कि आगे बिजनेस को अब कैसे बढ़ाना है, और इसी वजह से एलवी की जो सेल्स थी वो बहुत ज्यादा डाउन हो रही थी। इनके बच्चों में से एक लड़की थी जिसका नाम था ओडिल बिटॉन। इनकी शादी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ हुई थी और फिर आगे चल के एलवी का बिजनेस जो था वो इन्होंने ही संभाला था। तो इन हेनरी ने एलवी में एक बहुत बड़ा चेंज किया था, जिसकी वजह से एलवी बिजनेस में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। एलवी बिजनेस होलसेलर के हाथ में काम ज्यादा देने लगा था और जो बीच में होलसेलर थे वो पैसा बहुत ज्यादा खा रहे थे। तो हेनरी ने इस पूरे होलसेलर के सिस्टम को रिमूव कर दिया और सभी प्रोडक्ट को खुद ही एलवी के रिटेल स्टोर से सेल करना स्टार्ट कर दिया। इस चीज को चेंज करने से एलवी को 6 साल के अंदर 250 मिलियन यूरो से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। अब इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हेनरी ने साल 1984 में एलवी को पेरिस स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर दिया। उसके लिए गए फंड से पूरे वर्ल्ड में इन्होंने अपने खुद के 130 से ज्यादा एलवी के रिटेल शॉप्स खोल दिए। अब ये चीज करने से हर एक कंट्री में इनके ब्रांड की बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी। आपको क्या लगता है उस 13 साल के भागे हुए लड़के ने, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एलवी इतना बड़ा बन जाएगा। अब इस कंपनी को इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड तो कर दिया, लेकिन आगे चल के बिटॉन फैमिली के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और इसी की वजह से एलवी ब्रांड की ऑनरशिप बिटॉन फैमिली के हाथ से निकल के किसी दूसरे के हाथ में चली जाती है। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे अंडर वैल्यू कंपनी जो थी उनके शेयर्स खरीद के उनको अपने कंट्रोल में ले रहे थे। तो हेनरी को भी डर था कि उनकी कंपनी जो है एलवी, उसके साथ भी ऐसा ही ना हो। मोइट हेनेसी के नाम की एक और कंपनी थी, उसको भी डर था। तो इस डर की वजह से इन्होंने आपस में मर्जर कर लिया। अब मर्जर होने के बाद ये दोनों आपस में ही लड़ने लगे कि कंपनी का नाम होगा क्या। फिर बाद में डिस्कशन होने के बाद कंपनी का नाम LVMH रखा गया और बोला जाता है मोइट हेनेसी लुई बिटॉन। अब ये सब होने के बाद कंपनी की पावर किसके पास ज्यादा रहेगी, इस चीज को लेकर के कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। तो तय ये हुआ कि जिसके पास शेयर ज्यादा होंगे कंपनी के, वो कंट्रोल करेगा कंपनी को, यानी कि पावर उसके पास ज्यादा होगी जिसके पास शेयर ज्यादा होंगे कंपनी के। अमेरिका के बिजनेसमैन बर्नार्ड, उनके पास 15 से 20% ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर्स थे और फिर बाद में हेनरी ने चुपके से इनको और ज्यादा शेयर खरीदने को बोल दिया। तो ऐसे करके बर्नार्ड के पास इन दोनों से ज्यादा शेयर्स हो गए कंपनी के। इसी चीज को लेकर के केस वगैरह भी चले थे, लेकिन बाद में बर्नार्ड जीत गए थे और फिर बर्नार्ड LVMH कंपनी को अपने अंडर में ले लेते हैं। तो ऐसे करके बिटॉन फैमिली के हाथ से कंपनी निकल जाती है जिसने एलवी का पूरा ब्रांड बनाया था। अब इस एलवी कंपनी का कंट्रोल बर्नार्ड के हाथों में है और यही ऑनर है इस कंपनी के। इसी तरह से बर्नार्ड ने कई सारी कंपनीज अपने अंडर ले ली हैं, जिनमें से सबसे बड़ी कंपनी एल्विस थी। अब इस बड़ी एल्विस कंपनी के साथ अपनी छोटी छोटी कंपनियों को कनेक्ट करके सारी कंपनियों को हैंडल करते हैं। इन्होंने कोई भी कंपनी अपनी मेहनत से खड़ी नहीं की। जितनी कंपनीज के ये मालिक हैं वो सारी कंपनीज बस इसी तरीके से इन्होंने अपने अंडर में ली हैं। आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, दुनिया में सबसे बड़े बिलियनर्स और सबसे बड़े बिजनेसमैन, उन सभी की लिस्ट में इनका भी नाम आता है। इनकी और एलोन मस्क की जो नेटवर्थ है उसमें केवल $38 बिलियन का ही फर्क है। अगर आप बर्नार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पूरी डिटेल के साथ बर्नार्ड के बारे में बताया जाएगा आपको।